तो हम बात करते हैं यार 18 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे है 18 अगस्त 2026 के हम डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं इट इज़ अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट दी E20 ट्रांजिशन एंड दी पॉलिसी फिक्शंस देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज जो मैंडेटरी ट्रांजिशन की बात की गई नेशन वाइड E20 फ्यूल रिजीम के ऊपर, जहाँ पे 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल्स को बेचा जाएगा, इसके ऊपर जो यहाँ पे बोला गया कि देखो मिनिमम रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो RON है वो 95 होना चाहिए, जिसके वजह से एक इंडस्ट्री एंड पॉलिसी डिबेट्स यहाँ पे पब्लिक डिबेट्स यहाँ पे देखने को मिले। इसके वजह से न्यूज़ में था यार। सो इसके बारे में बात करें E20 ट्रांजिशन एंड पॉलिसी फ्रिक्शन। E20 ट्रांजिशन एंड पॉलिसी फिक्शन के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करें अबाउट ओवरव्यू ऑफ E20 ट्रांजिशन की। सो ओवरव्यू की बात करें, ओवरव्यू ऑफ E20 ट्रांजिशन। सबसे पहले तो यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंदर ये लाया गया E20, मतलब 20% इथेनॉल यहाँ पे ब्लेंडिंग होगा। सो इस अंदर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, इसको हमें शॉर्ट में बोले तो क्या बोला, EBP प्रोग्राम। 20% जो रिन्यूएबल इथेनॉल सब्सटीट्यूट है उसके बारे में बात की गया। 20% रिन्यूएबल इथेनॉल सब्सटीट्यूट की बात की गई। ऑल्सो ये जो E20 ट्रांजिशन है इसके अंदर जो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसकी बात करें तो इथेनॉल एक कोरोसिव सॉल्वेंट है यार। ना इथेनॉल जो है हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसे दारू पीने वाले को बहुत प्यास लगता है। एंड ये लोअर एनर्जी डेंसिटी होता है इसका, लोअर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अराउंड 30 to 35%। बाकी जो लेगेसी फ्लीट है इसका ऊपर इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑन लेगेसी फ्लीट, इम्पैक्ट ऑन लेगेसी फ्लीट जिसमें हम बात करें तो 240 मिलियन जो है प्री 2023 यहाँ पे व्हीकल्स देखने को मिले, उसके ऊपर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। 2023 से पहले वाले जो है उनके ऊपर 2 मिलियन प्री 2023 व्हीकल्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। एंड 77% ऑफ एक्टिव पूल जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा।
माइलेज लॉस की बात करें, अगर E20 इस्तेमाल करते हो तो अराउंड 10% से आपको यहाँ पे माइलेज लॉस देखने को मिलेगा यार। माइलेज लॉस मोर देन 10%। प्री मैच्योर कंपोनेंट जो है वो तरह से ख़राब हो जाएंगे, प्री मैच्योर कंपोनेंट और जल्दी ख़राब होंगे ना। प्री मैच्योर कंपोनेंट वेयर, तो एक जो लेगेसी फ्लीट है उसके ऊपर यहाँ पे E20 पेट्रोल का जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात किया। बाकी जो करंट स्टेटस है इंडिया के अंदर, करंट स्टेटस इन इंडिया की बात करें तो नेशन वाइड मैंडेट जो है 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे आ चुका है यार E20 पेट्रोल का। नेशन वाइड मैंडेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 है ना। फेज़ आउट की बात करें तो यहाँ पे अनब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो एक तरह से हट चुका है, E0 वाला फेज़ आउट करना चाह रहे हैं ऑफ अनब्लेंडेड फ्यूल दैट इज़ E0। एंड जो BS6 है दैट इज़ पोस्ट अप्रैल 2023 जो है BS6 फेज़ 2 चल रहा है। इसके कंपेटेबिलिटी के अंदर की बात की कि यहाँ पे सारे जो व्हीकल्स होंगे वो E20 कंपेटेबल रहेंगे। सो BS6 फेज़ 2 पोस्ट अप्रैल 2022 कंपेटेबिलिटी की बात की गई। अभी का जो स्टेटस है हमारे पास फॉर्मल कंपेटेबिलिटी असेसमेंट की कमी है यार, लैक ऑफ फॉर्मल कंपेटेबिलिटी असेसमेंट। तो ये करंट स्टेटस है इंडिया के अंदर यहाँ पे E20 जो पेट्रोल है। बाकी टेक्निकल एंड क्वालिटी चैलेंजेस की बात करें, टेक्निकल एंड क्वालिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं यार। फ्यूल कंटामिनेशन का चैलेंज है, फ्यूल कंटामिनेशन के अंदर यहाँ पे जो हाई एक तरह से ऑर्गेनिक क्लोराइड लेवल है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाई ऑर्गेनिक क्लोराइड लेवल एंड वाटर इनग्रेस इन जो रिटेल स्टोरेज होते हैं वहाँ पे पानी भी घुस जाता है यार, तो फ्यूल कंटामिनेट हो जाता है ऑर्गेनिक क्लोराइड से, पानी से भी। मैकेनिकल रिस्क रहता है यहाँ पे, मैकेनिकल रिस्क की बात करें तो फेस सेपरेशन एंड स्टेलिंग का यहाँ पे रिस्क रहता है, फेस सेपरेशन एंड स्टेलिंग का रिस्क है। ऑल्सो जो नाइट्राइल रबर डिटोरेशन है उसका एक बहुत बड़ा मैकेनिकल रिस्क रहता है यार। नाइट्राइल रबर डिटोरेशन इसका एक रिस्क है। इसके साथ साथ जो फ्यूल फिल्टर क्लॉगिंग है वो देखने को मिलता है फ्रॉम रस्ट जो है, रस्ट स्केल से यहाँ पे फ्यूल फिल्टर जो है वो फ्यूल फिल्टर क्लॉगिंग देखने को मिलता है फ्रॉम रस्ट स्केल। ऑल्सो और क्या चैलेंज है यहाँ पे यार, चैलेंज है लाइक कंज्यूमर इक्विटी कंसर्न देखने को मिलता है, कंज्यूमर इक्विटी कंसर्न। अगर हम बात करें जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए उसके बारे में, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स की बात करें
तो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के अंदर RON 95 मिनिमम मैंडेट जो है, RON जो है, RON इज व्हाट, एक नंबर है यार, है ना। अभी हमने बात की यहाँ पे RON इज व्हाट, इट इज रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 का जो मैंडेट लाया गया है, ठीक है। RON रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 का मिनिमम मैंडेट जो है कि स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। एडवांस ब्लेंडिंग टाइमलाइन लाया गया, एडवांस ब्लेंडिंग टाइमलाइन। इसके साथ साथ SIAM का जो SIM साइंटिफिक फ्लीट स्टडी जो इनिशिएटिव लाया गया, तो ये हमने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की बात की। इसके बाद जो वे फॉरवर्ड है, क्या करना है हमको आगे, वे फॉरवर्ड की बात करें, सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड यार। वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा डुअल फ्यूल डिस्पर्सिंग को, वी नीड टू रीइंट्रोड्यूस डुअल फ्यूल डिस्पेंसिंग लाइक E0 और E10 दोनों को यहाँ पे देना होगा, इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ये वे फॉरवर्ड है। एक स्टैंडर्डाइज विजुअल लेबलिंग जो है, इसको यहाँ पे प्रमोट करना होगा, ओके। स्टैंडर्डाइज विजुअल लेबलिंग जो मैंडेट है, ये लाने की ज़रूरत है। मैंडेट स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल लेबलिंग। इसके साथ साथ एक सर्टिफाइड आफ्टर मार्केट रेट्रोफिट किट बनाना होगा। वी नीड टू डेवलप व्हाट, डेवलप अ सर्टिफाइड आफ्टर मार्केट रेट्रोफिट किट्स। इसके साथ साथ हमको स्ट्रिक्ट सप्लाई क्वालिटी जो ऑडिट्स है वो करने होंगे, स्ट्रिक्ट सप्लाई क्वालिटी ऑडिट्स ये करने की ज़रूरत है। और क्या करना होगा, एक इंडिपेंडेंट रियल वर्ल्ड फ्लीट ट्रायल करने की ज़रूरत है यार। इंडिपेंडेंट रियल वर्ल्ड फ्लीट ट्रायल्स। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की E20 ट्रांजिशन एंड पॉलिसी फिक्शन की, जिसमें हमने बात की अबाउट दी ओवरव्यू ऑफ E20 ट्रांजिशन, इम्पैक्ट ऑन द लेगेसी फ्लीट, करंट स्टेटस, टेक्निकल एंड क्वालिटी चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड वे फॉरवर्ड की बात की यार। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट जो उड़ीसा का जो कोस्टल इरोजन है, ये न्यूज़ में था यार। उड़ीसा कोस्टल इरोजन न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा में कि 28.3% जो उड़ीसा का जो कोस्ट है वो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। जो अराउंड 564 किलोमीटर का जो कोस्ट लाइन है उड़ीसा का, वो इरोजन में चाह रहा है यार, ठीक है। ये जो है किसके ऊपर बेस्ड था, लॉन्ग टर्म जो असेसमेंट किया गया वो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के द्वारा, उसने बताया कि 28.3% ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा इज अंडर इरोजन यार, अंडर गोइंग इरोजन। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, सो उड़ीसा कोस्टल इरोजन, उड़ीसा का जो कोस्टल इरोजन है इसकी बात करते हैं यार। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट एंड स्टेटस की बात करें, कॉन्टेक्स्ट एंड स्टेटस की तो डेफिनेशन क्या होता है इरोजन यार, इट इज डिग्रेडेशन यार, या फिर लैंडवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट होता है हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन।
सो लैंडवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाया हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, लैंडवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाया हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, ये होता है इरोजन यार। ठीक है, लैंडवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाया हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। इसको असेसमेंट किसने किया था? जो उड़ीसा का जो कोस्टल इरोजन अराउंड 28.3% जो हो रहा है, इसको NCCR लॉन्ग टर्म डाटा के ऊपर बेस्ड है। NCCR इज व्हाट? NCCR इज नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च का जो लॉन्ग टर्म डाटा है वो बोलता है फ्रॉम 1990 से लेके 2022 तक का डाटा है। इसने बोला जो स्केल ऑफ इरोजन है, जो इरोजन स्केल है, it is 28.3% ऑफ 564 किलोमीटर। जो 564 किलोमीटर है कोस्ट लाइन उड़ीसा का, उसका यहाँ पे 28.3% जो है वो इरोजन हो रहा है। ओके, बाकी जो कोस्टल डायनेमिक्स है उसकी बात करें, कोस्टल डायनेमिक्स की बात करें तो देखो भाई, है ना, यहाँ पे ये ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है कोस्टल इरोजन में अराउंड 54.1% यार। तो एक्सेलरेट हो रहा है ये। दिस इरोजन इज एक्सेलरेटिंग, दैट इज growing by around 54.1%। एंड यहाँ पे स्टेबल है अराउंड 7.6%। कोस्ट लाइन जो है उड़ीसा का, यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, तो अराउंड 54.1% में यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, स्टेबल है कुछ, एंड 17.6% यहाँ पे स्टेबल है। एंड जो वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के अंदर, वो कौन कौन से हैं यार? जगत सिंहपुर, यहाँ पे अराउंड 47.6% जो कोस्टल एरिया है वो यहाँ पे इरोड हो चुका है। गंजम 45.7% इरोजन हो रहा है यहाँ पे। एंड केंद्रपाड़ा, यहाँ पे अराउंड 45% कोस्टल इरोजन हमको देखने को मिला। लोअर इम्पैक्ट की बात करें, कोस्टल डायनेमिक कहाँ पे कम इम्पैक्ट पड़ रहा है? लोअर इम्पैक्ट की बात करें तो पूरी पे उतना कोस्टल इरोजन नहीं हो रहा है, बालासोर में नहीं हो रहा है कोस्टल इरोजन, एंड भद्रक रीजन में यहाँ पे कोस्टल इरोजन नहीं हो रहा है। कोस्टल डायनेमिक्स की बात की, ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? अराउंड ग्रोइंग की बात करें, एसिलेटिंग, यहाँ पे 54.1% जगहों में यहाँ पे कोस्टल इरोजन हमको देखने को मिल रहा है। वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जगत सिंहपुर, गंजम एंड केंद्रपाड़ा। बाकी इरोजन के कारण की बात करें, कजेस ऑफ इरोजन की बात करें, कजेज ऑफ इरोजन की बात करें तो नेचुरल ड्राइवर्स क्या क्या हैं इरोजन के? नेचुरल ड्राइवर्स तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उड़ीसा के कोस्ट में, एंड स्टॉर्म सर्जेस, उसके वजह से भी यहाँ पे इरोजन देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्जेस। और क्या कारण है भाई? नेचुरल क्लाइमेट चेंज एंड जो सी लेवल राइज है उसकी वजह से भी इरोजन देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइस। बाकी जो ह्यूमन इंड्यूस ड्राइवर्स हैं इरोजन के, वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन इंड्यूस ड्राइवर्स की बात करें तो जो हार्ड स्ट्रक्चर जो ह्यूमन बनाया जा रहा है, लाइक जो ब्रेक वाटर्स या फिर सी वॉल्स बना रहे हैं, उसके वजह से इरोजन हो रहा है। हार्ड स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रेक वाटर्स एंड सी वॉल्स, जो सुनामी से बचने के लिए, साइक्लोन से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं, उसके वजह से इरोजन हो रहा है यार।
बायोशील्ड जो है उसको डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है बहुत सारे जगह पे, लाइक मैनग्रूव्स एंड ड्यून्स यहाँ पे ख़त्म कर दिए जाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर अदर पर्पसेस, फॉर एग्रीकल्चर। सो इसके वजह से भी यहाँ पे इरोजन हो रहा है। अनप्लैंड सैंड माइनिंग जो है वो बहुत बड़ा कारण है इरोजन का। अनप्लैंड सैंड माइनिंग इज ऑल्सो मेजर कॉज ऑफ इरोजन यार। जो ऑल्सो जो अपस्ट्रीम डैम्स हैं, लाइक जो नदी के ऊपर साइड में जो डैम्स बना देते हैं उसकी वजह से क्या होता है यार, सेडिमेंट्स कम हो जाते हैं। सो अपस्ट्रीम डैम्स दे रिड्यूस सेडिमेंट्स। ओके, और कजेस हमने बात कर ली। बाकी की इम्प्लीकेशंस यार क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उड़ीसा का जो कोस्टल इरोजन होगा। सो की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोस्टल इरोजन यार, तो सोशल इम्प्लीकेशन की बात करें, समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग रिफ्यूज कर चले जाएंगे, विलेज जो है डूब जाएंगे, विलेज सबमर्जेंस एंड क्लाइमेट रेफ्यूजेस देखने को मिल सकता है। और क्लाइमेट रेफ्यूजीज एंड विलेज सबमर्जेंस। इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो फिशिंग है वो एक तरह से रूइन हो सकता है। फार्मिंग जो लोग यहाँ पे खेती करते हैं इरोड हो जाएगा, ज़मीन नहीं रहेगा तो कहाँ से खेती करेंगे। सो इट कैन रूइन दी फिशिंग एंड फार्मिंग लैंड्स की जो लाइवलीहुड है, जो खेती पे डिपेंड है, उनका ज़िंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, दिनचर्या, पैसे की तकलीफ हो सकती है। ये तो इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन की बात की यार। ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डैमेज देखने को मिल सकता है पोर्ट्स को, कोस्टल हाईवेज को, ड्यू टू इरोजन, डैमेज टू पोर्ट्स एंड कोस्टल हाईवेज। इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं भाई, इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। ओके, तो इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वातावरण पे एक तरह से जो ओलिव रेडली टर्टल हैबिटेट है उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्रेट देखने को मिल रहा है यार। थ्रेट टू ओलिव रेडली टर्टल हैबिटेट। हेल्थ की बात करें, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सो सलाइन जो इनग्रेस है वो देखने को मिल सकता है। जो ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे समुद्र का पानी घुस सकता है यार। सलाइन इनग्रेस इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये हमने की इम्प्लीकेशंस की बात की। बाकी क्या क्या कर सकते हैं भाई, रिकमेंडेशन जो स्ट्रेटजीज है, रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज, इसको हम कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये जो इरोजन है उसको कम कर सकते हैं। सो रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज की बात करें सो नेचर बेस्ड स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो मैनग्रोव एंड जो कसराइना प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जिस रीजन में इरोजन हो रहा है ये प्रोटेक्ट करेगा यार, है ना, सैंड को यहाँ पे खींच के रखेगा, बांध के रखेगा। सो वी कैन डू मैनग्रोव एंड कैसुराइना प्लांटेशन। सॉफ्ट इंजीनियरिंग जो है ये कर सकते हैं। सॉफ्ट इंजीनियरिंग की बात करें तो जो जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स हैं, सैंड नरिशमेंट है, ये करना होगा। जियो टेक्सटाइल ट्यूब्स एंड सैंड नरिशमेंट जो है ये करने की ज़रूरत है पॉलिसी के अंदर।
कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एंड सेटलमेंट फ्रेमवर्क जो है, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एंड रिसेटलमेंट फ्रेमवर्क बनाना होगा। ये पॉलिसी के अंदर गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में हमको जो CRZ है, दैट इज़ कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, इसको एनफोर्स करना होगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है यार। एनफोर्सिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन्स एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग के अंदर हमको रियल टाइम यहाँ पे सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग करना होगा। मॉनिटरिंग की बात करें तो ये भी एक रिकमेंडेड स्ट्रेटजी है, जिसमें यहाँ पे हम रियल टाइम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट उड़ीसा का जो कोस्टल इरोजन हो रहा है अराउंड यहाँ पे 28.3%, जो कि 564 किलोमीटर जो कोस्ट लाइन है उड़ीसा का, वो यहाँ पे इरोड होते देखने को मिल रहा है अराउंड दी नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के द्वारा ये बताया गया यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, जो कौन से मिनिस्टर ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वाटर एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने यहाँ पे बोला, राज्यसभा के अंदर इन्फॉर्म किया कि इतने परसेंट जो है अराउंड 28.3% जो उड़ीसा का जो कोस्ट लाइन है 564 किलोमीटर का, वो इरोजन हो रहा है। तो इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसके हमने बात की यार कॉन्टेक्स्ट स्टेटस, कोस्टल डायनामिक्स की बात की, कजेज ऑफ इरोजन की इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं एंड रिकमेंडेड स्ट्रेटजीज क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट बात करते हैं यार जो इंडिया का जो चेंजिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, बियॉन्ड नंबर हम बात करते हैं, बिकॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने रिलीज़ किया जो UDISC प्लस 2025-26 का जो रिपोर्ट यहाँ पे पेश किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, उसने बताया कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट दिया यार इंडिया का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको, कि यहाँ पे जो गर्ल एनरोलमेंट है वो बढ़ा है, फीमेल टीचर्स हैं वो बढ़े हैं, है ना। 2022-23 से यहाँ पे जो गर्ल एनरोलमेंट है ये अराउंड 48 था 2022-23 में, 48.4 हो गया इन 2025-26। एंड फीमेल एजुकेशन की बात की, मतलब यहाँ पे जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में वो बढ़ रहा है, एडवांस जो करेगा जेंडर इंक्लूजन को, जिसमें फीमेल टीचर्स जो थे पहले 52.3% 2022-23 में, वो कितने हो गए हैं, बढ़ के 54.9%। तो इसके बारे में हम बात करें इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम इंडिया स्कूल एजुकेशन सिस्टम UDISC प्लस 2025-26 का जो डाटा यहाँ पे पेश किया गया उसके बारे में बात करें सबसे पहले तो डाटास की बात करेंगे। रिपोर्ट का जो ओवरव्यू है इसके अंदर क्या क्या बोला गया, रिपोर्ट ओवरव्यू की बात करें तो बोला गया कि देखो भाई यहाँ पे 14 पॉइंट कितने स्कूल्स हैं, 14.67 लैक्स स्कूल्स हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। कितने टीचर्स हैं यहाँ पे, 1.03 करोड़ टीचर्स हैं एंड 24.72 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, ये बोला रिपोर्ट ने। बाकी जो टीचर की अवेलेबिलिटी है इसके ऊपर क्या बात किया गया है, टीचर अवेलेबिलिटी के ऊपर UDISC का जो रिपोर्ट है टीचर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ओवरऑल जो PTR है ना, PTR इज व्हाट
पीटीआर की बात करें तो ओवरऑल जो पीटीआर है, प्यूपिल टीचर रेशियो, है ना, पीपल टू टीचर, कितने लोग में यहाँ पे एक टीचर है, प्यूपिल टीचर रेशियो जो है ओवरऑल जो है वो कितना है यार, 24:1, हर 24 बच्चे में एक टीचर है। बाकी जो फाउंडेशनल लेवल पे जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, फाउंडेशनल लेवल मतलब क्या, फाउंडेशनल लेवल है ना, शुरुआती स्टेज में लाइक नर्सरी स्टेज की बात करें तो वो हमको देखने को बाद सेकेंडरी स्टेज में यहाँ पे 21:1 हो गया यार, ये जो प्यूपिल टीचर रेशियो जो है। फाउंडेशनल में ये 10:1 है। एंड जो सेकेंडरी लेवल पे प्यूपिल टीचर रेशियो है ये कितना है, ये 21:1 है। ठीक है। इसके बाद जो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन की बात करें, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन की बात करें तो अराउंड 89.6% जो है मिडिल स्कूल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ना। 71.7% जो है वो सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। फाउंडेशनल रिटेंशन की बात करें तो 98.5% यहाँ पे फाउंडेशनल रिटेंशन है। सेकेंडरी रिटेंशन मतलब क्या, जो है ना मिडिल से सेकेंडरी में जा रहे हैं 51.9% लोग, है ना। सेकेंडरी मतलब 9, 10, 11, 12, ठीक है। यहाँ पे जो मिडिल है 5 to 8 से लेके ऊपर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सेकेंडरी रिटेंशन जो है वो 51.9% है। सेकेंड ट्रांजिशन टू सेकेंडरी की बात करें तो अराउंड 88.3% जो है ट्रांजिशन लोग जो है वो जाते हैं टू सेकेंडरी। ये एनरोलमेंट एंड रिटेंशन के ऊपर बात किए। बाकी जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उसके बारे में बात करें, ड्रॉप आउट रेट्स के अंदर 1.8% प्रिपरेटरी, है ना, प्रिपरेटरी लेवल में इतना ड्रॉप आउट हो रहे हैं। 3.6% जो है वो मिडिल स्टेज में यहाँ पे ड्रॉप आउट हो रहे हैं। एंड 7% जो है सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे लोग जो हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बाकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के अंदर हमको 3% डिक्लाइन देखने को मिला है यार। 3% डिक्लाइन इन सिंगल टीचर स्कूल्स, ठीक है। एंड 29% यहाँ पे हमको डिक्लाइन देखने को मिला इन जीरो एंड ऐसे स्कूल्स जो हैं जिसमें जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स हैं, उसमें 29% डिक्लाइन देखने को मिला यार। जहाँ कोई भी नहीं आ रहा है जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स में, यहाँ पे 0% डिक्लाइन, 29% डिक्लाइन देखने को मिला। बाकी जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन्स की बात करें, जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन की बात करें तो अराउंड 48.4% जो है गर्ल्स का एनरोलमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। 54.9% जो है वो वुमेन टीचर्स हैं। या देखो वुमेन टीचर्स का जो रेशियो है वो ज़्यादा है। हम यहाँ पे 27.7% जो है ये SC एंड ST टीचर्स, ST एंड SC स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन की बात की। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें स्कूल, है ना, एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो 95% स्कूल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अराउंड 99.5% स्कूल में यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है।
98.5% स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट है एंड अराउंड 90% स्कूल्स में 90.5% स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। बाकी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ा है। यहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो 69.9% जो है स्कूल्स में यहाँ पे कंप्यूटर एक्सेस देखने को मिला यार। अराउंड 67.4% स्कूल्स में यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिला। इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इसका सिग्निफिकेंस है कि एक एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस में ये हेल्प करता है यार। ये जो रिपोर्ट आया, ठीक है, ये सब डाटा जो है वो हमको हेल्प करता है इन एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस। इक्विटेबल एजुकेशन एक्सेस करने में हेल्प करता है। इक्विटेबल एजुकेशन एक्सेस में हेल्प करता है। ऑल्सो जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट जो इंडिया का जो सोशल एजुकेशन सिस्टम है, जो UDISC प्लस का जो रिपोर्ट है उसके बारे में हमने बात की यार कि क्या रिपोर्ट ने बोला टीचर के अवेलेबिलिटी के ऊपर, एनरोलमेंट एंड अटेंशन के ऊपर, ड्रॉप आउट रेट है ना, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड सिग्निफिकेंस क्या इस रिपोर्ट का। तो हम बात करते हैं यार जो छोटे टॉपिक्स थे प्रिलिम्स रिलेटेड, उन टॉपिक्स की बात करें। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में था अर्थक्विक स्वाम्स जो थे वो न्यूज़ में थे। क्या होता है ये अर्थक्विक स्वाम? न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जहाँ पे छोटे छोटे लो इंटेंसिटी अर्थक्विक्स आए, लाइक इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे नागपुर वाले जो रीजन है वहाँ पे, है ना, पालघर वाला जो रीजन है जिसमें छोटे छोटे झटके महसूस हुए, ट्रेमर्स महसूस हुए। तो ये सबको मिला के सेस्मोलॉजिस्ट ने कंसिडर क्लस्टर को एक तरह से अर्थक्विक स्वाम के नाम पे डिस्क्राइब किया। तो हम बात करते हैं अबाउट जो प्रीलिम्स रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 18 अगस्त के दिन में जो चीज़ें न्यूज़ में रही थी उसके बारे में बात करेंगे। सो अर्थक्विक स्वाम्स की बात करते हैं। व्हाट आर अर्थक्विक स्वाम्स? अर्थक्विक स्वाम डेफिनेशन की बात करें, क्या होते हैं अर्थक्विक स्वाम्स यार? सो these are closely clustered tremors, closely clustered ट्रेमर्स एंड कोई सिंगल मेन शॉक नहीं होता, बहुत सारे छोटे छोटे लो इंटेंसिटी ट्रेमर्स होते हैं। नो सिंगल मेन शॉक। ज्योग्राफी के अंदर पूछा जा सकता है ये जो अर्थक्विक स्वाम है इसके कारण क्या होता है यार आने का। कजेस की बात करें, देखो भाई इंट्राप्लेट स्ट्रेस की वजह से भी ये देखने को मिलते हैं। इंट्राप्लेट स्ट्रेस, जो बसाल्ट फ्रैक्चर्स हैं उन रीजन्स में हमको देखने को मिल सकते हैं। ये फ्लूइड माइग्रेशन की वजह से ये छोटे छोटे अर्थक्विक स्वाम्स जो है वो आते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी पोर प्रेशर जो एलिवेशन है ना, उसकी वजह से भी हमारे पास ये देखने को मिलता है पोर प्रेशर एलिवेशन। की फीचर्स की बात करें, जो अर्थक्विक स्वाम्स हैं इसके की फीचर्स की बात करें सो यहाँ पे शैलो फोकल डेप्थ होता है, जो फोकाई होता है जिसे फोकस है ना इज़ बिलो दी एपी सेंटर। एपी सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे सरफेस में जो डिफेक्ट दिखाते हैं उसके नीचे में हाइपो सेंटर या फिर फोकस होता है, ये होता है एपी सेंटर यार। तो इसका जो शैलो फोकल डेप्थ होता है मतलब फोकस जो है सरफेस के बहुत पास होता है। ये जो अर्थक्विक स्वाम्स होते हैं इनका क्या होता है? शैलो
फोकल डेप्थ्स। हाइड्रोजियोलॉजिकल ट्रिगर्स की वजह से भी यहाँ पर जनरली ये देखने को मिलते हैं। मैंने हाइड्रोजियोलॉजिकल ट्रिगर कर देता है इस रीजन में डैम्स वैम्स होते हैं वो जल्दी फट भी सकते हैं यार, या फिर उन कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वहाँ पे इफेक्ट हो सकता है। हाइड्रोजियोलॉजिकल ट्रिगर्स ना प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं ये अर्थक्वेक स्वॉर्म्स। बाकी इसके इम्प्लीकेशन अर्थक्वेक स्वॉर्म से क्या क्या इम्प्लीकेशन देखने को मिल सकता है, क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है यार। अर्थक्वेक स्वॉर्म्स इम्प्लीकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल फटीग देखने को मिलता है। पब्लिक जो है पैनिक में आ सकती है, तो पब्लिक पैनिक देखने को मिल सकता है। सेस्मिक हैजार्ड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस रीजन में। बाकी जो यूएनसीसीडी है इसके बारे में बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज़ यूएनसीसीडी यार। यूएनसीसीडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। या ये न्यूज़ में क्या था, बिकॉज जो 17 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो मंगोलिया में उलान बतर के अंदर हो रहा है। इसका थीम क्या है? रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप्स। तो इसके बारे में बात करें, रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी। ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू के अंदर रियो कन्वेंशन 1992 के तहत इसको बनाया गया था। रियो कन्वेंशन 1992 के तहत इसको बनाया गया था। 197 पार्टीज़ हैं इस कन्वेंशन के। अभी जो कोप 17 हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? कोप 17 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन मंगोलिया। कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इसकी कोर ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी रखना है। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है, लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है। ड्रॉट के खिलाफ यहाँ पे है ना कुछ मेजर्स लेने होंगे ड्रॉट से बचने के लिए। ड्रॉट रेजिलियंस की बात की गई। सस्टेनेबल लाइवलीहुड के ऊपर यहाँ पे फोकस करना होगा। एंड फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर बॉटम अप गवर्नेंस को फोकस करना होगा। क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस, एक पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव जो है ये बनाने की ज़रूरत है यार, ठीक है। तो हमने बात की अबाउट यूएनसीसीडी की। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में था दैट इज़ एफसीएनआर जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन। एफसीएनआर जो आर है, एफसीएनआर इज़ व्हाट? एफसीएनआर इज़ फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट, ठीक है ना। इसके बारे में बात करें, एफसीएनआर एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स। तो ये न्यूज़ में क्यों थे यार? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो डेडलाइन था फॉर फ्रेश करेंसी, है ना, फ्रेश फॉरेन करेंसी जो नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स हैं जिनको क्वालिफाई करना होगा, जो स्पेशल यूएस डॉलर इंडिया का जो फॉरेक्स स्वैप विंडो है उसको 31 अगस्त तक यहाँ पे बढ़ाया, इसीलिए न्यूज़ में था। तो क्या है ये फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक जो डिपॉजिट्स हैं, ये है क्या?
डेफिनेशन की बात करें तो ये फॉरेन एक्सचेंज टर्म डिपॉजिट है यार। यहाँ पे कौन कौन डिपॉजिट कर सकता है? एनआरआईज एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन मेंटेन दिस अकाउंट। मैकेनिक्स की बात करें तो जीरो एक्सचेंज रिस्क जो है वो इसमें देखने को मिलता है यार। ए डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी ही यहाँ पे अलाउड है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ यूएस डॉलर को रखने के लिए बोला जा रहा है। एंड इट इज़ अंडर दी आरबीआई स्वैप विंडो। बेनिफिट्स की बात करें तो इंडिया के टैक्स एग्जेम्पशंस के अंदर ये कैरेक्टराइज्ड है यार। इंडियन टैक्स एग्जेम्पशंस के अंदर ये इसको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। कंप्लीट रिपैट्रिएबिलिटी जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एंड फ्लेक्सिबल टेनर्स जो है अराउंड 1 to 5 ईयर का फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है, ये प्रोवाइड करता है जो फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो। ठीक है, ये न्यूज़ में थे यार। इसके बाद अगर हम बात करें अबाउट नीति आयोग की, तो नीति आयोग क्यों न्यूज़ में था? नीति आयोग न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज सीनियर जो आईएएस ऑफिसर जो अनुराग जैन थे, जो कि 1989 बैच के थे, मध्य प्रदेश कैडर के, इन्होंने एक तरह से चार्ज लिया एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। ओके, सीईओ ऑफ नीति आयोग के तौर पे इन्होंने चार्ज लिया। एक तरह से जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया इनको। ठीक है, सो नीति आयोग के बारे में बात करें इसके अंदर स्टेटस की बात करें नीति आयोग के अंदर, तो नीति आयोग का जो स्टेटस है, इट इज़ एन अपेक्स पॉलिसी थिंक टैंक इन इंडिया यार। ये अपेक्स पॉलिसी है ना, अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नीति आयोग का कहीं पे मेंशन नहीं है। सो ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, प्लीज़ में कंफ्यूज किया जाएगा कि नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ना भाई ना, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसको एस्टेब्लाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को एस्टेब्लाइज किया गया था। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का यार? प्राइम मिनिस्टर। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर। सो नीति आयोग के यहाँ पे चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर यार। एक गवर्निंग काउंसिल होता है इसके अंदर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसके तौर पर अनुराग जैन को यहाँ पे, जो कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, उनको यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे यहाँ पे इन्होंने चार्ज लिया। बाकी जो कोर फंक्शन है यार इस नीति आयोग का, उसकी बात करें कोर फंक्शन क्या क्या है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंट्रल स्टेट के जो फेडरल रिलेशंस हैं उसको ये मेंटेन करने की बात करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जोर देता है। कम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है ना। बॉटम अप प्लानिंग की बात करता है यार, ये बॉटम अप प्लानिंग की बात करता है। स्ट्रेटजिक फंक्शंस जो हैं मतलब स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग करता है, स्ट्रेटजीज जो बना रहे हैं बने रहे उसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी एक्सरसाइज
मैत्री एक्स वी मतलब क्या 15, ठीक है। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो ये जो मैत्री एक्स वी है या फिर इंडिया थाईलैंड का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहाँ पे 85 जो पर्सनल है इंडियन कंटिजेंट के एंड 9 गोरखा राइफल्स के इन्होंने थाईलैंड की तरफ रुख किया यार, टू पार्टिसिपेट इन द 15th एडिशन ऑफ व्हाट इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। सो इट इज़ इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इसके बारे में बात करें, एक्सरसाइज मैत्री XV 2026 जो कि एक तरह से 15 आता, ठीक है। इट इज़ एक्सरसाइज मैत्री XV डिटेल्स की बात करें, एक्सरसाइज मैत्री XV की डिटेल्स की बात करें तो ये इंडिया थाईलैंड बायलैटरल रिलेशन के अंदर मेंटेन किया गया है। 15th एडिशन इसका हो रहा है यार। XV मतलब क्या, 15th एडिशन हो रहा है 2026 में। होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया थाईलैंड जो मैत्री जो है इसको थाईलैंड होस्ट कर रहा है। टैक्टिकल फैक्टर्स की बात करें, मतलब टैक्टिकल फोकस किसके किया जाएगा, जंगल वॉरफेयर के ऊपर, सेमी अर्बन ऑपरेशंस के ऊपर ध्यान दिए जाएंगे, काउंटर इंसर्जेंसी ड्रिल्स परफॉर्म किए जाएंगे। बाकी जो फ्रेमवर्क है, ये जो मैत्री 15 है, इसका किस फ्रेमवर्क के ऊपर ये बेस्ड है यार, जो UN चार्टर ऑफ है ना, UN चार्टर 7 है उसके ऊपर। एंड ये एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने की बात करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने की बात करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं मैपिंग के अंदर जो काजीरंगा का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये न्यूज़ में रहा था। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है यार, असम के अंदर। तो असम गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसका अप्रूवल लेंगे फॉर अ साइट स्पेसिफिक 1 to 3 किलोमीटर का एक EEZ मतलब इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे अराउंड दी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व यार। जो 10 किलोमीटर जो गाइडलाइन है कि एक इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे यार 10 किलोमीटर ऑफ दी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, उसको हम 1 to 3 किलोमीटर का बनाएंगे, ऐसा बोल के परमिशन लेने की बात की जा रही है काजीरंगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में अगर हम बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा है ना इको सेंसिटिव जोन, सो हैबिटेट फीचर्स की बात करें सबसे पहले तो हैबिटेट फीचर्स के अंदर ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन में लाई करता है ये। है ना, ग्रासलैंड वेटलैंड मोज़ेक, ग्रासलैंड वेटलैंड मोज़ेक फीचर्स में ये लाई करता है। बाकी जो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है वहाँ यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। बाकी जो प्रपोज्ड इको सेंसिटिव जोन जो बनाने की बात की जा रही है,
प्रपोज्ड इको सेंसिटिव जोन्स जो बनाने की बात की जा रही है, यहाँ पे 1 to 3 किलोमीटर का यहाँ पे बफर स्ट्रिप रखेंगे, ये बोला गया। बाकी जो गाइडलाइन है वो 10 है, बाकी यहाँ पे हम कम करेंगे ऐसा बोला गया असम गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। इकोलॉजिकली जो फ्रेजाइल एरियाज उसमें 1 to 3 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाने की बात की गई। एंड एक शॉक एब्जॉर्बर फंक्शन के तौर पे ये हमको देखने को मिलेगा, है ना। एंड चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे यार यहाँ पे, यार ये इको सेंसिटिव जोन बना दिए तो जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो सकता है यार। चैलेंजेस के अंदर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है इसका डिसरप्शन हो सकता है, डेवलपमेंट प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, डेवलपमेंट प्रेशर। बाकी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है यार, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का चैलेंज है। सो ये हमने बात की अबाउट दी काजीरंगा का इको सेंसिटिव जोन की, है ना। एक्सरसाइज मैत्री 15 की, नीति आयोग की बात की, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक डिपॉजिट्स की बात की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात की, जो अर्थक्वेक स्वार्म है ये क्या है ना। इंडिया का जो सोशल एजुकेशन सिस्टम है ये न्यूज़ में था, एडिटोरियल आया था इसके ऊपर यार, है ना। उड़ीसा का जो कोस्टल योजना इसके ऊपर भी एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। एंड E20 जो ट्रांजिशन एंड पॉलिसी फ्रिक्शन हमको देखने को मिला, उसके ऊपर एक हमारे पास एडिटोरियल था द हिंदू में, इसीलिए हमको ये न्यूज़ में देखने को मिला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ 18 अगस्त 2026।